आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सब्ज इनकलाब के बानी MS स्वामीनाथन का 100 साला यौम पैदाइश आज। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस मौके पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का करेंगे इफ्तिताह। सदाबहार इनकलाब, हयातियाती खुशी का रास्ता के मौजू पर होगी बात। भारत ने ट्रंप के 50% टैरिफ लगाने के फैसले को करार दिया बेबुनियाद और गैर माकूल। कहा कि तेल की दरामद मार्केट पर है मुनहसिर। कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाया जाएगा हर जरूरी कदम। अमेरिका की जानिब से 50% टैरिफ आयद करने पर ब्राजील के सदर ब्रहम। कहा कि ट्रंप से बात करके नहीं करूंगा अपनी तजलील, ब्रिक्स मुमालिक से करूंगा बात। पार्लियामेंट में कवानीन का हवाला देते हुए हुक्मरां और अपोजिशन पार्टियों के दरमियान बिहार SIR के मामले पर तात्तुल जारी। आज दोनों ऐवानों में खेलों और समुद्री तिजारत से मुतालिक अहम बिलों पर बहस की है तजवीज़। और उत्तरकाशी का धराली गांव तबाही से निकलने की कर रहा है कोशिश। मरकजी और रियासती एजेंसियों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जंगी पैमाने पर जारी, लेकिन मलबा बन रहा है परेशानी का सबब। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज MS स्वामीनाथन 100 साला बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। ये 3 रोज़ा प्रोग्राम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च पूसा में मुनाकिद किया जा रहा है और इस मौके पर PM मोदी भी इस प्रोग्राम से खिताब करेंगे। MS स्वामीनाथन के एजाज में हुकूमत की तरफ से एक यादगारी सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस की थीम सदाबहार इनकलाब, हयातियाती खुशहाली का रास्ता। प्रोफेसर स्वामीनाथन की सबके लिए खुराक को यकीनी बनाने के लिए जिंदगी भर की उनकी लगन की अक्कासी करती है। ये कॉन्फ्रेंस साइंसदानों, पॉलिसी साजों, तरक्याती पेशावर अफराद और दीगर फरीकों को सदाबहार इनकलाब के उसूलों को आगे बढ़ाने पर बातचीत और गौर व फिक्र करने का मौका फराहम करेगी। MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन और वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेस मुश्तरका तौर पर MS स्वामीनाथन खाद्य एवं शांति पुरस्कार का आगाज करेंगे और इस मौके पर वजीर आजम ये अवार्ड हासिल करने वालों को पहला अवार्ड भी देंगे। अमेरिका की जानिब से भारत पर नया टैरिफ लगाने से कबल भारत ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ये इक़दाम गैर मुनसिफाना और गैर माकूल है। दर हकीकत डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% इजाफी टैरिफ लगा दिया है और ये नया टैरिफ पहले से आयत 25% टैरिफ में शामिल कर कुल मिलाकर 50% कर दिया गया है। और इसके जवाब में हिंदुस्तान ने कहा है कि हालिया दिनों में अमेरिका ने रूस से हिंदुस्तान की तेल की दरामदात को निशाना बनाया है। हम पहले ही इन मसाइल पर अपना मौक़िफ़ वाज़े कर चुके हैं, जिसमें यह हकीकत भी शामिल है कि हमारी दरामदात मार्केट के हालात पर मबनी है और इसका मकसद हिंदुस्तान की 1.4 बिलियन आबादी की तवानाई की हिफाजत को यकीनी बनाना है। ये इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि अमेरिका ने इजाफी टैरिफ लगाने का फैसला किया है, जबकि दीगर ममालिक की वज़ारत ख़ारजा ने यह कहा है कि भारत पर इजाफी टैरिफ लगाना अमेरिका का गैर मुनसिफाना और गैर माकूल अमल है और भारत अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जवाबी तौर पर तमाम ज़रूरी इक़दामात करेगा। और ख़ास बात यह है कि भारत पर ट्रंप के टैरिफ को साबिक अमेरिकी सफ़ीर निकी हेली ने भी तनकीद का निशाना बनाया है। मंगल को निकी हेली ने कहा कि अमेरिका को भारत जैसे मजबूत इत्तेहादी के साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं करने चाहिए और उसने इस बारे में X पर पोस्ट किया था। उन्होंने कहा कि चीन जो अमेरिका का मुखालिफ है और रूस और ईरान से तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, उसे टैरिफ में 90 दिन की छूट दी गई है। निकी हेली ने कहा कि चीन को छूट ना दे और भारत जैसे मजबूत इत्तेहादी के साथ ताल्लुकात खराब ना करे। अमेरिका की जानिब से ब्राज़ील पर 50% महसूलात आयत किए जाने के बाद से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। ब्राज़ील के सदर लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा ने ट्रंप
की मुज़ाकरात की पेशकश को ठुकराने के बाद एक बार फिर से अमेरिकी सदर पर हमला किया है। एक इंटरव्यू में लूला ने कहा है कि वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ बराह रास्त बातचीत की कोई उम्मीद नहीं रखते, क्योंकि उनका ख्याल है कि ये उनके लिए जिल्लत आमेज होगा। लूला ने कहा कि ब्राजील किसी भी बाहमी महसूलात का ऐलान नहीं करेगा। पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास के दौरान आज दोनों ऐवानों में कई अहम बिलों को बहस और मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल, नेशनल एंटी डोपिंग तरमीमी बिल और इंडियन पोर्ट्स बिल आज लोकसभा में मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 खेलों की तरक्की और फरोग, खिलाड़ियों के लिए फलाही इक़दामात और गुड गवर्नेंस के बुनियादी आलमगीर उसूलों पर मबनी अखलाकी तर्ज अमल फराहम करता है। वहीं राज्यसभा के एजेंडे के बारे में बात करें तो एक कोस्टल पोर्ट बिल 2025 आज राज्यसभा में बहस के लिए दर्ज है। बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सरबनंद सोनोवाल इस बिल को पास कराने की तजवीज़ पेश करेंगे। इस बिल में साहिली तिजारत के फरोग और इसमें मुल्की शराकत को फरोग देने के लिए साहिली जहाजरानी के ज़ाब्ते से मुताल्लिक़ कानून को मजबूत करने और इसमें तरमीम करने का इंतजाम किया गया है। ये बिल यकीनी बनाता है कि भारत अपनी कौमी सलामती और तिजारती ज़रूरियात के लिए साहिली बेड़े से लैस है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की रिहाइशगाह पर आज इंडी ब्लॉक के लीडरों की मीटिंग होगी और इसमें वोटर लिस्ट के खुसूसी नजरसानी SIR के मसले पर स्ट्रेटेजिक बहस की जाएगी। इतलात के मुताबिक इजलास में फारूक अब्दुल्ला भी शिरकत करेंगे। ये मीटिंग पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास में SIR के मामले पर जारी तात्तुल के दौरान हो रही है। मीटिंग में SIR और ऑपरेशन सिंदूर के अलावा ट्रंप इंतजामिया की जानिब से आयद करदा टैरिफ पर भी बातचीत का इम्कान है। इलेक्शन कमीशन ने बिहार असेंबली में अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव को दोबारा नोटिस भेजा है। कमीशन ने 2 वोटर ID रखने के मामले में तेजस्वी यादव से दोबारा जवाब तलब किया है और इस सिलसिले में दीधा असेंबली हल्के के इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की तरफ से एक खत लिखा गया है और इसमें तेजस्वी को 1 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए गए एपिक नंबर से मुतालिक वोटर ID 8 अगस्त तक जमा कराने को कहा गया है। तेजस्वी यादव को इतवार को कमीशन की तरफ से नोटिस भेजा गया था। इतलात के मुताबिक अपोजिशन लीडर की जानिब से पहले खत का जवाब न मिलने पर उन्हें दोबारा नोटिस भेजा गया है। गौरतलब है कि इस साल होने वाले बिहार असेंबली इंतखाबात से कबल इलेक्शन कमीशन की तरफ से वोटर लिस्ट पर नजरसानी की घर घर जाकर तस्दीक की मुहिम के बाद 1 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई थी और इसके फौरन बाद तेजस्वी यादव ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि उनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है। उन्होंने मीडिया के सामने कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना एपिक नंबर दर्ज करके SIR ड्राफ्ट में अपना नाम तलाश किया था। तेजस्वी ने दावा किया कि उनका नाम ड्राफ्ट में नजर नहीं आ रहा है। हुकूमत ने नायब सदर जमहूरिया के आइंदा इंतखाब के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इतलात के मुताबिक इस अहम ओहदे के लिए वसी पैमाने पर हिमायत हासिल करने की हिकमत अमली पर काम शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने हाल ही में 17वें नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब की तारीखों का ऐलान किया है, जिसका नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त है और इस ओहदे के लिए 9 सितंबर को वोट डाले जाएंगे और इसके बाद मुल्क को नया नायब सदर जमहूरिया मिलेगा। 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ ने नायब सदर जमहूरिया के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। उत्तराखंड का धराली इलाका सानेहा से निकलने की कोशिश कर रहा है। कुदरती आफत के बाद से राहत और बचाव का काम जंगी पैमाने पर जारी है, लेकिन खराब मौसम रेस्क्यू ऑपरेशन में एक मसला बना हुआ है। उत्तराखंड के CM ने बुध को हर्षिल का दौरा किया और वहां के लोगों से मुलाकात की। CM धामी ने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हुक्काम का तमाम जरूरी हिदायत दी और आफत के बाद से NDRF, मकामी इंतजामिया और SDRF मुसलसल रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, जिसके तहत बड़ी तादाद में लापता लोगों की तलाश की जा रही है, लेकिन मलबे की वजह से काफी परेशानी भी हो रही है। इसने बहुत कोऑर्डिनेटेड तरीके से रेस्क्यू का काम किया है। एक डेड बॉडी रिकवर हुई है। मलबा काफी है, 50 फीट से ज्यादा मलबा है, तो उसमें थोड़ा समय लग रहा है। हमारे
हमारी जो टीम एडवांस इक्विपमेंट्स के साथ आनी है, मुझे उम्मीद है कल तक पहुंच जाएगी। उसके बाद थोड़ा और तेजी आएगी काम में। और जो वहाँ पे लोग फंसे हुए थे, कल ITBP की जो कंपनी यहाँ पे तैनात है, इन लोगों ने वहाँ से काफ़ी लोगों को, फंसे लोगों को जो कपाऊ में पोस्ट है वहाँ शिफ्ट किया है। इसके अलावा जो आर्मी की यूनिट है, उन्होंने काफ़ी लोग को वहाँ से जो फंसे हुए थे हर्षिल में, वहाँ पर शिफ्ट किया। इसके अलावा जो SDRF की टीम हमारी गंगोत्री में थी, उन्होंने कुछ लोगों को गंगोत्री शिफ्ट किया। तो सभी एजेंसीज मिलकर के काम कर रही हैं, कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम कर रही हैं। और जो भी वहाँ पर मलबा इकट्ठा है, उसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा उसका वॉल्यूम है, इसलिए थोड़ा सा भी समय लग रहा है। धराली के इलाके में खीर गंगा की तबाही ने गांव और बाजार को मुकम्मल तौर पर मलबे में तब्दील कर दिया है। हमारी नामानिगार रेनू उप्रति से बात करते हुए यहां वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के डायरेक्टर और माहिर अर्जियात डॉक्टर विनीत गहलोत ने इस तबाही की वजह बताई है। पहाड़ एक बार फिर से कहरा उठा है। उत्तरकाशी जिले के धराली में प्रकृति कहर बनकर टूटी है। कितने लोग इसमें लापता हुए हैं, कितनी मौतें हुई हैं, इसके आंकड़े अभी तक नहीं निकल पाए हैं, लेकिन लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, रेस्क्यू वहां पे चलाया जा रहा है। हालांकि उसको करने में भी चुनौती आ रही है। इसका कारण क्या है, इसको जानने के लिए इस समय हम मौजूद है वाडिया इंस्टीट्यूट में। हमारे साथ वाडिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और भू वैज्ञानिक विनीत गहलोत जी मौजूद है। इसका क्या कारण आप मानते हैं? जो कॉज है, उसका कारण है, वो शायद अभी तक उसके बारे में हम लोग केवल अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों को कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है जिसके बेसिस पर हम कह सकें कि ये आपदा उसकी वजह से हुई है। तो कई सारी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, कई सारे संभावित वो हैं, कारण हैं। अक्सर लोग क्लाउड बस्ट की बात कर रहे हैं, वो एक ज़रूर एक बात है, उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लैंडस्लाइड की बात करते हैं क्योंकि लैंडस्लाइड का इलाका है वो। ऊपर ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स लेक हैं, तो ग्लेशियर का टूटना या ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट जिसे कहते हैं वो, तो 3-4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन जब तक कि या तो कोई सैटेलाइट इमेज हो उससे पहले की और उसके बाद की, या जब तक कि हम लोग वहाँ पे जाके ना देखें, तब तक इसके बारे में थोड़ा कहना ठीक नहीं होगा। पहले से सैटेलाइट से प्राप्त डेटा से और भूवैज्ञानिक अध्ययन से हम पता कर सकते हैं कि क्या बादल फटने वाला है या कहीं पे कोई आपदा आने वाली है? इसमें 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। एक होता है जिसको कहते हैं कि पूर्व चेतावनी, इसको हम अर्ली वार्निंग की बात करते हैं, और एक होती प्रेडिक्शन की बात करते हैं। तो जितने भी हमारे नेचुरल प्रोसेस हैं उसमें प्रेडिक्शन तो संभव नहीं है। हाँ, अर्ली वार्निंग की हम बात करते हैं कि साहब अगर कहीं पे कोई घटना हो गई है, उसका परिणाम कहीं दूसरी जगह जाके थोड़ा देर से होगा, लेकिन होगा, तब हम उसको अर्ली वार्निंग की बात करते हैं। जितने भी रडार हैं जो इसमें काम आते हैं, या जो भी सैटेलाइट इमेजेस हैं जो मौसम विभाग हमारा यूज़ करता है, तो वो लोग बता सकते हैं कि कहाँ बारिश ज़्यादा हो सकती है, कहाँ कम हो सकती है। लेकिन ये एकदम ये बताना कि साहब इतने यहाँ पे क्लाउड बस्ट हो जाएगा कि मतलब इतने कम समय में इतनी ज़्यादा बारिश हो जाएगी, उसके बारे में कहना थोड़ा मुश्किल होता है। धन्यवाद सर आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मैं रेनू प्रीति, कैमरा पर्सन विकास वशिष्ठ के साथ, दूरदर्शन केंद्र, देहरादून। और उत्तराखंड के चमोली में मुसलसल बारिश की वजह से नदी और नाले काफ़ी तेज़ी से बह रहे हैं और अलकनंदा नदियों के पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है। इंतजामिया दरिया के किनारों पर रहने वाले लोगों को अलर्ट कर रही है और उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की सलाह दे रही है। गुज़िश्ता दिनों बद्रीनाथ हाईवे पर पागल नाला के पास मलबे की वजह से ट्रैफिक में जो खलल पड़ा था उसे अब बहाल कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 9 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए हैं। हुकूमत की हथियार डालने की पॉलिसी से मुतासिर होकर इन 9 नक्सलाइट ने खुद सुपुर्दगी कर दी है। इनमें 24 लाख रुपए के इनाम वाले 6 नक्सलाइट भी शामिल हैं। हथियार डालने वाले बहुत से लोग उन लोगों में शामिल हैं जो हुकूमत की हथियार डालने की पॉलिसी से मुतासिर हैं। बीजापुर के एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वीरेंद्र कुमार ने कहा है कि नक्सलाइट हुकूमत की पॉलिसी से मुतासिर होकर हथियार डाल रहे हैं। पुनर्वास और आत्मसमर्पण की नीति के चलते माओवादी भी प्रभावित होकर आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इसी क्रम पे आज हमारे समक्ष 9 माओवादी आत्मसमर्पित किए हैं, जिसमेमें 3 ACM रैंक के साथ साथ 6 इनामी माओवादी हैं तथा इनमें एक महिला माओवादी भी। जनवरी 2025 से अब तक
इनको मिला के 277 माओवादी आत्मसमर्पित कर चुके हैं। और हैंडलूम डे हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है ताकि बुनकर बिरादरी को इज्जत दी जाए और भारत के हैंडलूम विरसे को महफूज रखा जाए और इसे फरोग दिया जाए। हुकूमत ने हैंडलूम कारीगरों के एजाज़ में 2015 में 7 अगस्त को कौमी हैंडलूम डे के तौर पर मनाने का ऐलान किया था। 11वां कौमी हैंडलूम डे आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में मनाया जाएगा। तकरीब के दौरान सदर द्रौपदी मुर्मू 24 अवार्ड हासिल करने वालों को बावकार संत कबीर हैंडलूम अवार्ड और नेशनल हैंडलूम अवार्ड 2024 पेश करेंगी। ये अवार्ड बुनकर, डिजाइनर, मार्केटर्स, स्टार्टअप्स और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के काम को तस्लीम करते हैं जिन्होंने अपने काम के जरिए इस शोबे में तब्दीली लाई है। दर हकीकत भारतीय हैंडलूम इंडस्ट्री दुनिया की कदीम और मुतहर्रिक घरेलू सनतों में से एक है। ये मुल्क भर के छोटे शहरों और देहातों में वाक़ है जहां ये फ़न नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रहा है और दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहा है। भाई बहन की मोहब्बत की अलामत रक्षाबंधन इस बार एक अलग पैगाम लेकर आया है। महाराष्ट्र के पालघर जिले की कबायली खवातीन न सिर्फ राखियां बना रही हैं बल्कि ऐसी राखियां बना रही हैं जिनसे माहौलियात की हिफाजत भी होगी। खास बात यह है कि ये राखियां भारतीय फौज और बहरिया के जवानों को भेजी गई हैं। देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। ये तस्वीर पालघर जिले के विक्रमगढ़ तहसील की है जहां 11 गांव की तकरीबन 150 कबायली खवातीन ने इस रक्षाबंधन के लिए बांस से बनी 25,000 माहौल दोस्त राखियां तैयार की हैं। खरपड़पाड़ा, दातेलपाड़ा, चिंचपाड़ा और दीगर देहातों की खवातीन ने इन राखियों को बनाने के लिए दिन रात काम किया है। इन राखियों की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये बांस से बनी हुई हैं और इनमें तुलसी के बीज लगाए गए हैं, यानी कि जहाँ भी ये राखियाँ डाली जाएंगी वहाँ एक पौधा उग जाएगा। ये इख्तरा न सिर्फ रक्षा बंधन के त्योहार को खास बना रही है बल्कि फितरत की हिफाजत का पैगाम भी दे रही है। राखी एक बहुत महत्व का विषय है। बाम्बू की राखी हम इसलिए बनाते हैं, आपकी जानकारी के लिए, बहुत सारी राखियाँ भारत में बाहर देशों से आती है और 90% उसमें प्लास्टिक की आती है। इसका बहुत बड़ा प्रभाव पर्यावरण पे होता है। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि इससे किसी को काम मिले और पर्यावरण की हानि ना हो। इसमें करने में हम सफल रहे हैं। इस साल केशव सृष्टि की ये जो कंपनी है, विक्रमगढ़ बाम्बू उद्योग प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, जिसका ब्रांड है बैम्बू फर्स्ट, ये 25,000 बाम्बू की राखियां बना रही है। हर साल की तरह इस बार भी इन कबायली खवातीन ने इंडियन आर्मी और नेवी के सिपाहियों को अपनी बनाई हुई 10,000 राखियां बेची हैं। बाकी राखियां मुंबई और दीगर शहरों के बाजारों में फरोख्त के लिए भेजी गई हैं। खेती बाड़ी का मौसम होने के बावजूद खवातीन ने खेती बाड़ी का काम मुकम्मल करने के बाद रात को जागकर राखियां बनाई और इससे उन्हें मकामी रोजगार और खुद इन्हिसारी का मौका मिला है। खवातीन ने केशव सृष्टि इदारा और नाबार्ड के ताउन से बांस उद्योग प्रोड्यूसर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक कंपनी भी बनाई है, जिसके जरिए अब वो बांस की मुख्तलिफ दस्तकारी मसनूआत तैयार कर रही हैं और अच्छा मुनाफा कमा रही हैं। तो ये थी पालघर की उन खवातीन की कहानी जिन्होंने रक्षा बंधन को सिर्फ एक त्योहार नहीं बनाया बल्कि इससे हुब्बुल वतनी और माहौलियाती तहफ्फुज का पैगाम दिया। इन बहनों को और उनकी बनाई हुई इन राखियों को सलाम, जो सिपाहियों की कलाई पर बंध कर माहौलियात की भी हिफाजत कर रही हैं। शिशिर सिलार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और आज हैंडलूम का कौमी दिन है। आइए आपको राजस्थान के बाड़मेर जिले के अजरक प्रिंट के बारे में बताते हैं। अजरक अपने चमकदार रंगों के साथ बाड़मेर से उभरकर मुल्क भर में अपनी अलग शिनाख्त बना चुकी है। आजकल मुल्क और बैरून मुल्क अजरक प्रिंट की मांग बढ़ रही है। देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। मुल्क की तकसीम के बाद कई खत्री खानदान पाकिस्तान से भागकर राजस्थान के बाड़मेर में आ गए। उन्होंने यहाँ पानी की कमी के बावजूद रंगाई और प्रिंटिंग के लिए अपने सकाफती विरसे अजरक को महफूज रखा। ख्याल किया जाता है कि अजरक प्रिंट की इब्तिदा सिंध के इलाकों से हुई है।
बाद में ये हिंदुस्तान में कच्छ और मगरबी राजस्थान के इलाकों में परवान चढ़ा। अजरक प्रिंटिंग एक रिवायती ब्लॉक प्रिंटिंग तकनीक है जिसमें कुदरती रंगों और हाथ से खुदी हुई लकड़ी के ब्लॉक्स का इस्तेमाल करते हुए कपड़े पर डिजाइन बनाए जाते हैं और इसमें नील, हल्दी और मजीट का इस्तेमाल किया जाता है। अजरक प्रिंटिंग एक पेचीदा अमल है जिसमें कई मराहिल शामिल होते हैं, जैसे कि कपड़े को भिगोना, रंगना, खुश्क करना और दोबारा रंगना। अजरक को अक्सर दोनों तरफ से प्रिंट किया जाता है जिससे ये एक तरफ छपे हुए कपड़े से ज्यादा पायदार और खूबसूरत बन जाता है। केमिकल कलर अजरक में करीब करीब कॉमन नहीं लिए जाते। आज भी जो भी कहीं भी कर रहे हैं, इसमें वेजिटेबल और मिनरल, अभी पीला रंग है तो ये अनार के छिलके, हल्दी, इनसे तैयार हो जाता है। अजरक में परंपरा से तो एक कपड़ा बनता था जिसको अजरक बोलते थे ना, उसका नाम भी अजरक था। और फिर उसी विधा में और आइटम घर के ओढ़ने, ये वो जो भी सारे मैन वो अजरक हुई थी, उसमें आसा पल्ला परंपरागत फिक्स डिजाइन थे। ये काटोड़ा से बनता है अंबिका के आटे से, जो इमली का अंबी के आते हैं, उसमें लोहे की जंग से कट बनता है, वो ये कट है। ये ब्लैक कलर का होता है और ये पक्का होता है, लॉन्ग लाइफ है। कदीम मोहनजोदाड़ो दौर से लेकर अब तक अजरक प्रिंटिंग का सफर तनव्वु का सफर रहा है और इसने हजारों खानदानों को रोजगार फराहम किया है और सकाफती विरसे को भी महफूज किया है। अजरक प्रिंट है, गुबली है, ये बहुत अजरक प्रिंट में आया करे, 100% ब्लेंडेड फास्ट कलर आया करे। ये चुना है जो क्रिया और मिक्स कर गूंद हो, चुना और मिट्टी और छोड़ी आती है, वही गूंद आता है। कुछ अजरक को GI टैग भी मिला है जो इसकी सदाकत और इनफरादियत को जाहिर करता है। ताहम मैकेनाइजेशन के बाद कीमियाई रंगों से प्रिंटिंग बड़े पैमाने पर शुरू हो गई है, लेकिन दूर दराज जिला बाड़मेर में सब्जियों के रंगों के साथ अजरक प्रिंट की बढ़ती हुई मकबूलियत अपने आप में एक राहत की बात है। सकाफती विरसे और माहौलियाती तहफ्फुज की ये अलामत कई नस्लों से महफूज रखी जा रही है। सुधांशु श्रीवास्तव की रिपोर्ट, DD न्यूज उर्दू खबरें। और दिल्ली किताब मेले में दिल्ली हुकूमत का स्टॉल भी लगाया गया है। हिंदी अकादमी, सिंधी अकादमी, उर्दू अकादमी और पंजाबी अकादमी की किताबें यहाँ पेश की गई हैं। हमारे नामानिगार गिरीश निशाना ने इस पर दिल्ली के फ़न, सकाफत और ज़बान के सेक्रेटरी रश्मि सिंह से खुसूसी बातचीत की। दिल्ली पुस्तक मेले पे ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कला और संस्कृति सचिव दिल्ली सरकार से रश्मि सिंह जी। मैम, क्या कहेंगे? देखिए, हमें बड़ी खुशी हो रही है यहाँ पे जो अकादमी है हमारी कला संस्कृति विभाग से जुड़े हुए, हिंदी अकादमी, सिंधी, फिर उर्दू अकादमी, पंजाबी अकादमी, तो सबकी एक सम्मिलित भागीदारी यहाँ पे हुई। लोगों में बड़ा उत्साह आया कि इस पुस्तक मेला का पूरा फ़ायदा उठाएं और यहाँ पर भारतीय भाषाओं में कई जो नए कृतियाँ आती हैं निकल करके, तो उसको यहाँ पर लाया गया है, जो कि हमारे अकादमी द्वारा जो है समय समय पे प्रोत्साहन दिया जाता है अनेक लेखकों को। तो इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने, पढ़ें, जुड़ें। साहित्यिक मंच बनाया गया है, पहली बार देखने को मिला दिल्ली सरकार ने इस तरह की पहल की। अनेकता के बाद एकता, मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो हमारे विविधता में जो एकता है, और यहाँ पे हर घर तिरंगा जो एक कैंपेन चल रहा है, तो उसमें भी जो कला संस्कृति विभाग को एक नोडल रोल जो दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पर इस कैंपेन में अभी हम लोगों ने सभी से अनुरोध किया है कि वो यहाँ आए और ज़रूर जो हर घर तिरंगा कैंपेन है भारत सरकार का, उसके साथ में जुड़ करके वो अपना सेल्फी ले, उसे हैशटैग हर घर तिरंगा पोस्ट करें। और तो किताबें और अलग अलग भाषाओं में ये जो किताबें हैं, इसी का एक प्रतिनिधित्व करती हैं, एक प्रतिबिंब है। मैम, जो दिल्ली के लोग हैं, पाठक हैं, बच्चे हैं, और उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, किस तरह आमंत्रण देना चाहेंगे? बच्चों को उनके जो अभिभावक होते हैं, उनके टीचर्स हैं, उनके प्रिंसिपल्स हैं, घर में जो उनके गार्जियंस हैं, उनके माँ बाप हैं, तो उन सब का ये कर्तव्य होता है कि बच्चों का संबंध जो है वो तो जितनी जल्दी बना सकें पुस्तकों के साथ में, वो अपने बच्चों का भविष्य स्वर्णिम कर पाएंगे, क्योंकि पुस्तकें बहुत कुछ सिखाती हैं।
तो पुस्तकें बहुत कुछ सिखाती हैं और ये कहा है रश्मि सिंह जी ने, और कहा है जो भी लोग इस दिल्ली पुस्तक मेले में आ रहे हैं तो वो इस हर घर तिरंगा सेल्फी स्टैंड के साथ सेल्फी लेना ना भूलें। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और खेल की खबरों में चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स का तीसरा एडिशन आज से शुरू होगा। ये मुकाबला एक दिन के लिए मुलतवी कर दिया गया था। दरअसल मुकाबले के मकाम हयात रेजेंसी चेन्नई में आग लगने की वजह से धुआं देखा गया और इसके बाद मुंतजमीन ने एहतियात बरतते हुए तमाम खिलाड़ियों और अमले को करीबी महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। ताहम खेल की जगह पर कोई असर नहीं पड़ा। मुकाबले के इनेकाद के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। ये मुकाबला आज से शुरू होगा और मुकर्ररा तारीख यानी कि 15 अगस्त को ख़त्म होगा और दरमियान में आराम का कोई दिन नहीं होगा। और इस मुकाबले में अर्जुन एरिगैसी, हरिका द्रोणावल्ली जैसे खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब।